चलिए हम आ गए अपनी क्लास में और अगला टॉपिक ले रहे हैं 3 नंबर का बिंदु एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 पर है ये भौतिकी प्रौद्योगिकी तथा समाज। भौतिकी प्रौद्योगिकी तथा समाज। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस चैप्टर में, बहुत ज़रूरी बातें हैं। परीक्षाओं में नहीं आती हैं इस चैप्टर की बातें, परीक्षाओं में मैंने बताया नहीं आता ये चैप्टर ज़्यादा, कुछ पूछता नहीं है। लेकिन सामान्य जानकारी क्या है कि कुछ लोग विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, भाई विज्ञान क्या है उनके लिए है। ठीक, चलिए भौतिकी प्रौद्योगिकी पढ़ना शुरू कर देता हूँ मैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं बीच बीच में सब बता दूंगा आपको। भौतिकी प्रौद्योगिकी तथा समाज के बीच पारस्परिक संबंधों को बहुत से उदाहरणों में देखा जा सकता है। ऊष्मा गति की विषय का उद्भव ऊष्मा इंजन की कार्य प्रणाली को समझने एवं उसमें सुधार करने की आवश्यकता के कारण हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि भाप का इंजन इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति, जिसमें मानव सभ्यता को अत्यधिक प्रभावित किया था, से अपृथक्करणीय है। कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी को उत्पन्न करती है। भौतिकी द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी उत्पन्न करने का उदाहरण बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। जो नई टेक्नोलॉजी है, कह रहा जो नया कुछ आया है वो है बिना तार की संचार प्रौद्योगिकी, यानी जो मोबाइल फ़ोन आप चलाते हैं बिना तार के ये वाली नई क्रांति है, ये नया है, जिसका विकास 19वीं शताब्दी में हुई विद्युत और चुंबकत्व के मूल नियमों के अनुगमन करने से हुआ। यानी इस बेतार संचार प्रौद्योगिकी कहाँ से आती है? अगर कहें भाई इसके पीछे कौन है, तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी, इसके पीछे दो बातें हैं। एक है मूल नियम जो है वो है विद्युत तथा चुंबकत्व, एक है विद्युत और एक है चुंबकत्व। यानी विद्युत के नियम और चुंबकत्व के नियम बेतार संचार प्रौद्योगिकी के मूल नियम हैं, जो कि पहले से ढूंढे हुए नियम थे। यानी पहले से हमने क्या ढूंढ रखा था? विद्युत के नियम और चुंबकत्व के नियम। विद्युत और चुंबकत्व के बारे में हम ज़्यादा जानकारी रखते थे, हमने उन प्रयोगों को आगे बढ़ाया और आज बेतार संचार प्रौद्योगिकी बन गई है। अब आप ये जो सब देख रहे हैं मोबाइल पे, इंटरनेट में, ये सब विद्युत और चुंबकत्व के जो नियम थे पहले, कूलाम का नियम, एम्पियर का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम, मैक्सवेल का नियम, ऑस्टेड का प्रयोग, ये सब जो है पहले से थे, तो आगे मामला बढ़ गया। ठीक, भौतिकी के अनुप्रयोग का सदैव पूर्व ज्ञान रखना सरल नहीं है। भौतिकी के अनुप्रयोगों का सदैव पूर्व ज्ञान रखना सरल नहीं है, ये मुश्किल है। 1933 तक महान भौतिकी विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणुओं से ऊर्जा निष्कासन की संभावना को मन से दूर कर चुके थे, परंतु केवल कुछ ही वर्षों में 1933 में रदरफोर्ड ये मान बैठे थे कि परमाणुओं से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। रदरफोर्ड ये तो मानते थे कि परमाणु में ऊर्जा है, लेकिन वो ये बात अपने दिमाग से निकाल चुके थे कि परमाणु के अंदर जो ऊर्जा है वह बाहर काम में लाई जा सकती है। ठीक, तो ऐसा कह रहा है कि भाई पहले से अनुमान नहीं किया जा सकता आगे क्या होने वाला है ना। जबकि उसके बाद ये 1933 में ये मान चुके थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद हम पहुंच गए 1938 में। यहाँ पर के पश्चात 1938 में हेन तथा माइटनर ने न्यूट्रॉन प्रेरित यूरेनियम नाभिक का विखंडन से संबंधित परिघटनाओं की खोज कर दी। यानी दो वैज्ञानिक हैं, एक माइटनर है और एक हेन है। इन्होंने क्या किया? परमाणु के विखंडन को कर दिया और नाभिक ऊर्जा बनाई। यानी दूसरी महत्वपूर्ण बात आ गई, दूसरी खोज आ गई, परमाणु नाभिक का विखंडन
और ये कब हुआ? ये हुआ 1938 में। वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? हेन व माइटनर। ठीक, इससे क्या हुआ? इससे बन गई नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय बम बन गया। नाभिकीय बम यानी नाभिक के अंदर जो असीमित ऊर्जा छिपी हुई है नाभिक के अंदर, उसको बाहर निकाल दिया गया 1938 में। और वैज्ञानिक हैं हेन और माइटनर। ठीक, जो कि रदरफोर्ड ये मान चुके थे 1933 में कि भाई परमाणु के अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऊर्जा है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। इसके बाद जिसने आणविक शस्त्रों तथा आणविक शक्ति रिएक्टरों के आधार की भांति कार्य किया, भौतिकी की नवीन प्रौद्योगिकी के जन्म के अन्य उदाहरण हैं सिलिकॉन चिप। दूसरी चीज क्या आई? सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप भी बहुत बड़ी क्रांति है। जो कंप्यूटर में आपके लग रही है, जो कंप्यूटर को चला रही है, डिजिटल पर चला रही है, वो सिलिकॉन चिप है। सिलिकॉन चिप में डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक, जिसने 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में कंप्यूटर क्रांति को प्रेरित किया। एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें भौतिकी का योगदान है और भविष्य में भी रहेगा, वह है वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का विकास। वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का विकास क्या है? हमारे ग्रह के जीवाश्म ईंधन त्वरित क्षीयमान हैं तथा नवीन एवं सस्ते ऊर्जा स्रोतों की खोज अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में पहले से ही काफ़ी प्रगति हो चुकी है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के रूप में, यानी सौर ऊर्जा से हम आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का सेल बना रहे हैं, पैनल बना रहे हैं। यानी अभी और भी ज़रूरत है इसकी। यानी जो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं अभी भी वो महंगे हैं और उनकी उम्र भी है। वो महंगे भी हैं और उनकी उम्र भी है, वो ख़त्म भी होते जाएंगे। अब तेल है दुनिया में तो कितना तेल है, ख़त्म हो सकता है। समंदर के नीचे गैस है तो कितनी गैस है, ख़त्म हो सकती है। तो हमें अभी बहुत ज़रूरत है, अत्यंत आवश्यक है कि हमारे लिए कि ऊर्जा के स्रोत और ढूंढे जाएं। ठीक, परंतु इसे और अधिक संपादित किया जाना अभी शेष है। कह रहा है इसको और अधिक संपादित करना होगा और ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने होंगे। अब इसके बाद सारणी 1 में कुछ महान वैज्ञानियों ने प्रमुख योगदान तथा उनके मूल देशों की सूची दी गई है। इसके द्वारा आप वैज्ञानिक प्रयासों के बहुसांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का मूल्यांकन करेंगे। सारणी 1-2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तथा भौतिक के उन सिद्धांतों जिन पर वे आधारित हैं की सूची दी गई है। स्पष्ट है कि ये सूचियाँ विस्तृत नहीं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने शिक्षकों की सहायता, अच्छी पुस्तकों तथा विज्ञान की वेबसाइट पर जाकर इन सारणियों को भली भांति पढ़ लें, जान लें और जानना चाहेंगे। ठीक, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सूची समाप्त नहीं होगी और विज्ञान की प्रगति सतत है। विज्ञान प्रकृति मतलब विज्ञान जो है प्रगति करता रहेगा। भौतिक प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन है। भौतिकी प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन है। तो यहाँ पर आ गया फिर से कि भौतिकी क्या है। फिर से लिखना पड़ेगा, भौतिकी प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन है। लो भाई, भौतिकी क्या है? एक बात और आ गई। भौतिकी का मतलब है प्रकृति, प्रकृति को जानना, प्रकृति का ज्ञान लेना, ये भौतिकी हो गया। दूसरी बात फिर कह रहा है कि भौतिकी प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं को जानने का अध्ययन है। भौतिकी का मतलब है कि प्रकृति के हो रहे परिवर्तन, उसमें जो घटनाएं हो रही हैं उनको जाना जाए। ठीक, प्रकृति में क्रियात्मक नियमों को खोजने का प्रयास करता है। हाँ, भौतिकी, हाँ ठीक है। भौतिक विज्ञानी परीक्षणों, प्रयोगों तथा विश्लेषणों के आधार पर जो भौतिक वैज्ञानिक होता है वह प्रकृति में क्रियात्मक नियमों को खोजने का प्रयास करता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत की को नियंत्रित करने वाले कुछ मूल नियम सिद्धांतों से संबंधित है। भौतिकी नियमों की क्या प्रकृति है,
अब हम मूल बलों की प्रकृति तथा इस भौतिक जगत की नियंत्रित करने वाली, भौतिक जगत को नियंत्रित करने वाली विविध नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। यानी प्रकृति में जो नियम हैं वो किस प्रकार के हैं, वो कैसे बने हुए हैं, वैज्ञानिकों ने उन्हें ढूंढा है, अब उन पर विचार करेंगे। वो कैसे काम करते हैं इस पर विचार करेंगे। सारणी में इन्होंने कहा है भाप कुंजन वैज्ञानिक सिद्धांत है। भाप इंजन बनता है उष्मा गतिकी के नियम से, नाभिक रिएक्टर बनता है नियंत्रित नाभिक के विखंडन से, रेडियो तथा टेलीविज़न है विद्युत चुंबकीय तरंगों से, कंप्यूटर है अकीय तर्क से, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन है अति चालकता से, लेज़र है विकिरण से, रॉकेट नौदन है न्यूटन के नियमों पर, विद्युत जनित्र है फैराडे के नियमों पर, जल विद्युत शक्ति है गुरुत्व स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, वायुयान है तरल गति के नियमों पर, कण का त्वरण है विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों पर, सोनार है पराश्रव्य तरंगों पर, प्रकाशिक रेशे हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर, अपरावर्ती आवरण है तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण पर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के पर, प्रकाश विद्युत सेल है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, संलयन परीक्षण रिएक्टर है प्लाज्मा के चुंबकीय प्रतिरोध पर, वृहत मीटर एवं रेडियो टेलीस्कोप है कॉस्मिक किरणों पर, कॉस्मिक रेडियो किरणों पर, बॉस आइंस्टाइन दाब है लेजर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों या परमाणुओं के परिग्रहण पर। अब आया आर.ए. मिलिकन इलेक्ट्रॉन का आवेश की माप की, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के निर्देश थे, निल्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बताया, चंद्रशेखर वेंकटरमण ने अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्याश प्रकीर्णन किया, लुईस विक्टर दी ब्रॉगली द्रव्य की तरंग प्रकृति बताई, मेघनाथ शाह तापिक आयनन बताया, सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम सांख्यिकी बताई, वल्फ गेंग पॉली अपवर्जन दिया, फर्मी नियंत्रित नाभिक के विखंडन दिया, हेजनबर्ग क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, डिरेक आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्वांटम भौसंख्यिकी दी, एडविन ह्यूबल प्रासारी विश्व है, अर्नस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस साइक्लोट्रॉन है, चैडविक न्यूट्रॉन है, युकावा नाभिक के बलों का सिद्धांत है, भाभा कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम है, और डेविड लैंडो संघनित द्रव्य सिद्धांत एवं द्रव्य हीलियम है, चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना का विकास है, जॉन बार्डिन ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत है, C.H. टाउन्स मेसर लेज़र है, अब्दुल सलाम दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्य किरण की, कुल मिलाकर इसमें 4 या 5 वैज्ञानिक भारतीय हैं। और 4 या 5 वैज्ञानिक भारतीय हैं, इसका मतलब है कि भारतवासियों का खोज में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने में या विज्ञान की खोज करने में, हम जाने तो ये मान लेते हैं कि यार खोज तो उधर हुई है, अंग्रेजों में हुई है, इसमें हुई है, ऐसी बात नहीं है। 4 या 5 वैज्ञानिक हमारे हैं इसमें, तो इसका मतलब हमारी भारत की जो हिस्सेदारी है वैज्ञानिक खोजों में वो कम नहीं है, जितनी होनी चाहिए, जितना हमारा अनुपात है उससे ज़्यादा है। ठीक, तो ये मानना कि भारत में वैज्ञानिक नहीं हुए और भारत में वैज्ञानिक कम हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब भारत के वैज्ञानिक भी यहाँ लिखे हुए हैं। ये भ्रांति कुछ लोगों को रहती है कि भारत से वैज्ञानिक नहीं होते ज़्यादा, तो रिकॉर्ड बता रहा है 4 या 5 वैज्ञानिक हमारे हैं। कुल वैज्ञानिक यहाँ लिखे कितने हैं? लगभग 20 वैज्ञानिक लिखे हैं, 20 में से 4-5 तो हमारे भी लिखे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा यानी भारतीयों का जो योगदान है या वैज्ञानिक खोज में जो हमारा अनुपात है वो औरों से कम नहीं है, ज़्यादा है। किसी एक देश से इतने सारे वैज्ञानिक हैं तो ये कम नहीं है। चलिए अब लेंगे प्रकृति में मूल बल, अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है।